नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मैनिफेस्टो से बाहर निकल आया है। फिर से पूरी संभावना है कि 2024 का ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हो। संघ और आनुषंगिक संगठन यूसीसी पर एक राय बनाने की कवायद में जुट रहे हैं, तो मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी यूसीसी पर आगे बढ़ने का संदेश तो दे ही दिया। अब चुनौती विपक्ष की कि इसकी काट आखिर कैसे और कहां से खोजे, हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अगस्त 1952 में एक देश एक विधान एक निशान जैसा संकल्प 70 साल बाद मोदी एरा में सामने आया है। मामला यूनियन सिविल कोड से जुड़ा है। केंद्र सरकार इस पर कदम आगे बढ़ाने को तैयार है। उसे संतों और आम आदमी पार्टी का भी सैद्धांतिक समर्थन मिलता दिख रहा है। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान एक कानून होना चाहिए। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। संविधान में भी आप ऐसे देखेंगे तो आर्टिकल 44 इसका समर्थन करती है, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। पीएम ने मध्य प्रदेश से देश के सामने कॉमन सिविल कोड का मसला छेड़ा तो सियासत में घमासान मच उठा। कमलनाथ यूसीसी को कोई मुद्दा ही नहीं मानते। उन्होंने कहा कि लोग इसे जानते ही नहीं हैं। देखिए, आज आम जनता के मुद्दे हैं जी, महंगाई जी, भ्रष्टाचार जी, बेरोजगारी जी, किसान जी, ये आज जनता के मुद्दे हैं जी, जी, जी। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? विरोध है ना, है विरोध रहेगा, क्योंकि हम लोग जो हैं जिस पूर्वजों की संतान है, जिसने इस देश को आजाद कराया और एक मूल ढांचे में इस देश को एक पूरे दुनिया में पहचान दिलाई, तो हम लोग वो संविधान अपने सामने बर्बाद नहीं होने देंगे। ये उनका ही पक्ष नहीं करते हैं। ट्रिपल तलाक जैसा महिलाओं के उत्थान का, बहनों के बेटियों के उत्थान का जो था, ये उसका विरोध करने लगे। ये अभी कॉमन सिविल कोड का शुरुआत इनने विरोध करने की कर दी। ये बहुत क्षुद्र मानसिकता है। हम तो उस समय भी जब कश्मीर का विषय आया था, तब भी हमारे लोगों ने एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं होना चाहिए। हम प्रारंभ से उसके पक्षधर थे। पहले धारा 370 राम मंदिर और अब समान नागरिक संहिता, जो हमेशा से ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल रहा है। भोपाल से देश भर में 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को मोदी यूसीसी पर आगे बढ़ने का संकेत दे चुके हैं। ऐसे में एक तरफ जहां मैदान में बीजेपी का मैनिफेस्टो प्लान होगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष का घमासान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो राजधानी भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश 10 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया, उससे अब सियासत परवान चढ़ती नजर आ रही है। लेकिन एक तस्वीर जरूर साफ हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संभवतः ये वाकई सबसे बड़ा मसला होने जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस मामले में आवाज बुलंद की थी, आवाज उठाई थी, जम्मू कश्मीर से इस आवाज को बुलंद किया था। और हालांकि जो बड़े मसले रहे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर मसला हो, ये दोनों लगभग अपने ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद अब जो आखिरी एक बड़ा मसला बचता है मैनिफेस्टो में, वो है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अब
जो लाइन हम अगर कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है, तो उस लिहाज से लगता है कि अब बीजेपी इस ट्रैक पर भी उसी अंदाज में आगे बढ़ना चाहती है। हम जरूर समझेंगे कि आखिर इसके सियासी पहलू क्या होंगे, दूसरा ये क्या इस पर और किस हद तक बीजेपी आगे जा सकती है, चूंकि इस पर राय भी मांगी गई है लॉ कमीशन के जरिए। इतना ही नहीं, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। उनसे आपका तारुफ करा दें। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है नेहा बग्गा जी और चर्चा में आपका। संगीता शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है संगीता जी। और वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली जी हमारे साथ इस चर्चा में है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं देव श्रीमाली जी के पास ही जाऊंगा। देव श्रीमाली जी, समान नागरिक संहिता, अगर हम ये कहें कि 2014 के बाद से भी बहुत ऐसी चर्चा नहीं हुई या बीजेपी सरकार ने भी इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन कल के बाद तस्वीर या सिनेरियो बदलता नजर आ रहा है। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, यही इसी लाइन पर 24 का चुनाव या हम कहें एजेंडा सेट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आपका अनुमान एकदम सही है। और मुझे तो कम से कम आश्चर्य इस पे है नहीं, मुझे पहले से ही पता था और मुझे लगता था कि यही अब मुद्दा आएगा। भले ही मीडिया में कुछ लोग बात कर रहे हों कि सुशासन पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं था, क्योंकि जो क्रॉप जो है कैश होती है ना, कैश में बिकती है, लोग वही ज़्यादा पैदा करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा इश्यू है जो भारतीय जनता पार्टी के अपने एजेंडे के अनुसार भी है और उनके कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के अनुसार भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जो नरेंद्र मोदी जी ने बात कही है, ये कोई पहली बार नहीं कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के जमाने से जब जन्म हुआ था, तो उनके जो एजेंडे थे, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे धारा 370 का हो, वो पहले से ये कहते आए हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और मुद्दों पर बात नहीं हो रही थी, तो मुझे याद है कि विपक्ष के लोग लगातार ये पूछते थे कि इस धारा 370 का क्या हुआ या इसका क्या हुआ। तो ये कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। अगला 2024 का चुनाव थोड़ा जल्दी ये मुद्दा आ गया, क्योंकि राज्यों में अभी जैसे कि सर्वे की रिपोर्ट आ रही है या जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही है, कर्नाटक के चुनाव हुए, वहाँ लगा कि ऐसी अभी एक सुविधाजनक स्थिति में बीजेपी नहीं है। नहीं तो लगता था कि ये जनवरी के आसपास आएगा। और अब मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने इसका अनाउंस कर दिया कि यूसीसी ही एक मुद्दा रहेगा। तो निश्चित तौर पर यूसीसी ही मुद्दा बनने जा रहा है चुनाव का। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि देव श्रीमाली जी कह रहे हैं कि यानी कि विधानसभा चुनाव में भी मसले को कैश करने की कोशिश है। लेकिन यहाँ बग्गा जी, कांग्रेस बड़े स्पष्ट तौर पर एक लाइन में कहती है कि यूसीसी कोई मुद्दा ही नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, ये आम जनता के मसले हैं। आम जनता जानती नहीं यूसीसी है क्या। देखिए प्रशांत जी, जिस कांग्रेस ने हमेशा ध्रुवीकरण और जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम किया, निश्चित तौर पर वो यूसीसी को कैसे समझेंगे। आपको याद होगा कि केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उनका एक बहुत बहुचर्चित बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी सदैव से कहती आई है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी जब इसकी खिलाफत करती है तो क्या वो उन महिलाओं की खिलाफत नहीं कर रही जिनको ट्रिपल तलाक का सामना करना पड़ता था जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार केंद्र में नहीं आई थी। और इसका तो उदाहरण हमने देखा भी शाहबानो के केस में कि किस प्रकार से उस महिला को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा, पर कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। और तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए भी ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यकों का इन्होंने कुछ भला कर दिया हो। वो जो अल्पसंख्यक हैं या जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो शोषित ही रहे, वो वंचित ही रहे। जिस तरीके से उनके कंधे पर रखकर बंदूक कांग्रेस पार्टी चलाती रही, ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाई में मजबूत कर दिया, उनको रोजगार में मजबूत कर दिया या उनको राजनीति में मजबूत कर दिया। अल्पसंख्यक, और जहां पर हम यूसीसी की बात करते हैं, क्योंकि मैं इनके कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल जी को सुन रही थी, वो आदिवासियों की बात कर रहे थे।
जब देश के अंदर, और प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरीके से कहा कि एक परिवार के अंदर तो एक ही कानून हो सकता है हर व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, और संविधान जो शब्द है अगर आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो संविधान, दो अलग अलग शब्द हैं, सम और विधान। उसका मतलब ही यही है कि जब समावेश हो जाता है सभी समाजों का, और वो संविधान है। कांग्रेस पार्टी ने उसमें भी बंटवारा करने का प्रयास किया। मुझे बताइए कि अगर विवाह सबका होता है, किसी भी धर्म जात में कोई भी विवाह कर सकता है, पर अगर कानून के तहत हो तो उसमें क्या आपत्ति है? अगर सभी की एक धर्म पत्नी हो तो उसमें क्या आपत्ति है? अगर तलाक का विधान जो है वो सबके लिए एक जैसा हो कानूनी प्रकार से तो उसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? अगर किसी का शोषण होता है, उसे उसका अधिकार मिले तो उसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? तो आप देखिए कि जो समाज का बंटवारा करती रही है कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए, उसमें भी जो मुसलमान तबका है वो हमेशा निचले उस पर ही रहा। ये नहीं कि उनको पढ़ाई में या शिक्षा में कहीं पर आगे करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले कहा था, जनसंघ के समय से हम ये कहते आए कि यूसीसी आना चाहिए, और पूर्व में भी कांग्रेस ने इस प्रकार के कई मजाक उड़ाने का काम किया है। जब श्री राम मंदिर भव्य बनने की बात होती थी तो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता दी है। मंदिर पर भी हम आएंगे, ठीक है, इस पर भी आएंगे, लेकिन आपने कुछ सवाल जरूर उठाया। सवाल पूछे आपने कांग्रेस से कि भाई आपत्ति क्या है अगर सबके लिए एक कानून हो, एक विधान हो, चीजें। संगीता जी, दिक्कत क्या है? बीजेपी कहती भाई 3 तलाक पर भी आपने विरोध किया, अब यूसीसी पर भी आपका वही रुख है। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा का जो कहना है कि हम लोग उसके खिलाफ हैं, तो ये भाजपा अपने मन मर्जी से कहती है। ऐसा कोई बयान कांग्रेस का दिखा दीजिए और जो हम खिलाफ हों। जहां तक की बात है मोदी जी की, तो मोदी जी कल भोपाल आए तो उन्होंने सारी जनता को भ्रम में डालकर चले गए। उन्होंने ध्रुवीकरण कर दिया। उन्हें लगता है, मोदी जी को और इनकी पार्टी को ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम करवाने से हम चुनाव जीतते हैं। का कोई बयान भी तो नहीं आया। संगीता जी, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्रशांत जी, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूअसली बोला था इनकी हर बात का जवाब है मेरे पास। हम लोग डरते नहीं है, हम तर्क के साथ बात करते हैं और अपनी बात को पूरी तरीके से रखते हैं। भाजपा जनता को गुमराह करती है, भाजपा के साथ प्रोपोगेंडा करती है और झूठ बोलकर प्रधानमंत्री जी यहां पर चले गए। प्रधानमंत्री जी को क्या इतना नहीं पता कि उनका लॉ कमीशन ने क्या कहा था? क्या प्रधानमंत्री जी को इतना नहीं पता कि 2018 में आप कौन सा लॉ कमीशन लेकर और किस डेट पे कितने पन्नों की फाइल लेकर आए थे? क्या प्रधानमंत्री जी को यह नहीं पता कि 2020 में भी लॉ कमीशन ने उनसे क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 2022 में क्या कहा था? मेरे पास पूरी डेट वाइज पर्चे नंबर सब लिखा हुआ है। अब आप ये बताइए कि ये सारी चीजें क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है? जो देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पर बैठकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्यों जनता के साथ ध्रुवीकरण करते हैं, क्यों देश की जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे वोट ले लेते हैं? ये वही प्रधानमंत्री जी है ना जो चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर कहते थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कहां चले गए वो 2 करोड़ रोजगार? आज जनता जो मध्यम वर्गीय जनता थी, आज वो नहीं। अभी बात पूरी नहीं हुई है प्रशांत जी, जितना समय आपने भाजपा को दिया है उतना ही समय आप मुझे दीजिए, ठीक है? अब इन्होंने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आप बताइए, ये 1 लाख रोजगार भी दे पाए हो तो बताइए। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्हें तो विश्व में रिकॉर्ड बनना चाहिए वर्ल्ड कि इनको तो झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनना चाहिए इनका। ये इतना झूठ बोलते हैं कि जनता भी इनसे पक चुकी है। अब जनता का ये कहना है कि आप कितना ही झूठ बोलें, भाजपा कितना ही ध्रुवीकरण करें, महंगाई पर भाजपा बात नहीं करती है, रोजगार पर भाजपा बात नहीं करती है, किसानों के कर्ज माफी पर भाजपा बात नहीं करती है, महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं करती, और 1-2% जो मामले होते हैं जो मुस्लिमों से संबंधित होते हैं उनका बड़े लेकिन अभी तक आपकी पूरी बातचीत में बड़े ध्यान से सुन रहा था, यूसीसी पर अभी तक कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। संगीता जी, देखिए, हम तो कह रहे हैं ना मोदी जी से कि आप पहले अपना तो स्टैंड क्लियर कीजिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहती हूं कि आपका लॉ कमीशन क्या कह रहा है, और जब स्पष्ट तौर पर लॉ कमीशन ये बात कह रहा है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, तब झूठे वादे, झूठी बातें अध्यक्ष बने ना लॉ कमीशन वाले, उन्होंने फिर से राय मांगी है। 2018 का भूल जाइए आप, 2018 और 2023 5 साल हो गए जी। राइट, बहुत अच्छा प्रशांत जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2018 में लाए, जब 5 राज्यों के चुनाव थे, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था।
फिर ये लाए 2020 में जब दूसरे राज्यों के चुनाव थे, फिर ये लेकर आप 2022 में, अब जब चुनाव आते हैं ये इसको लॉ कमीशन लेकर उनके सदस्य बदलकर उनसे फिर से विचार लेकर और ये पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कर्नाटक की जनता ने देख लिया कि चाहे आप भगवान हनुमान जी के नाम से बटन दबाएं, चाहे आप ध्रुवीकरण करें, चाहे आप कुछ भी करें, जनता ने मन बना लिया था कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमें गुमराह करे, और जनता ने कर्नाटक में जीत हासिल की है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, आपको मैं बताती हूँ, फिर इस मुद्दे को लेकर ये दर कटोरा लेकर भटक रहे हैं। पर चलिए, रिएक्शन आपने कई बातें कह दी हैं, उस पर रिएक्शन ले लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं, फिर देवश्री माली जी के पास जाऊंगा। नेहा बग्गा जी, जब इलेक्शन आता है, यानी कि आप मसला उठाते हैं, पोलराइजेशन करते हैं वोटों का, ये बड़ा स्पष्ट आरोप संगीता जी का। देखिए, अगर प्रशांत जी यूसीसी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व में लाई होती तो मैं ये मानती कि कांग्रेस जिस तरीके से वचन पत्र लाई थी ये भाजपा का कोई एजेंडा है। पर मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म भी नहीं हुआ था, जब हम जनसंघ हुआ करते थे, उस समय से यूसीसी 370 35 से हटाना, श्री राम मंदिर को भव्य बनाना, दिव्य बनाना, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरह हम गोलपोस्ट उसके बाद इतनी बार सरकारें बनी, क्यों नहीं किया? जब से गठन हुआ है, फिर झूठ बोल दिया इन्होंने। क्यों बीच में बोल रही हैं? अब मैं इसलिए बीच में बोल रही हूँ कि वाजपेयी जी की सरकार बनी थी ना, जब बौखलाहट होती है, जब बौखलाहट होती है, इसी प्रकार से ये भी तो सोचिए, इतना झूठ क्यों जनता से बोलते हैं आप लोग? जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तब कहाँ थे आप? अब मोदी जी की सरकार को 9 साल हो गए तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर केवल संगीता जी सुनिए, करवा लीजिए या फिर बुलवा लीजिए। संगीता जी आ रहा हूँ, सुनिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनावी जुमले छोड़ने का काम संगीता शर्मा जी और इनकी पार्टी का है। दूसरी चीज है कि इसी प्रकार से ये कहा करते थे, धन्यवाद, आपने इनके वॉल्यूम कम कर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, वरना ये इसी प्रकार से डिस्टर्ब करती रहती। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर के भव्य दिव्य बनने की जब बात होती थी तब कांग्रेस इसी प्रकार से सवाल पूछा करती थी, हमने करके दिखाया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से हमने 370 हटाने की 35 से हटाने की बात की थी, वो लगातार हमारा मुद्दा रहा और हमने उसको हटाने का काम किया है। डिबेट खत्म हो जाएगी, समय बर्बाद हो जाएगा। संविधान की बात हो रही है तो संगीता जी की पार्टी आरिफ मसूद सामने आकर क्या कह रहे हैं? वो चाहते हैं कि शरिया लॉ चलना चाहिए इस देश के अंदर। ये देश जो आंशिक तौर पर एक शरिया लॉ से चल रहा था, ये कांग्रेस पार्टी देश को उसी तौर पर चलाना चाहती है। अगर समानता का अधिकार मिलता है, कानून एक समान होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की नीति खत्म हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर काम करती है। और इसीलिए सभी समाज के लिए एक प्रकार का कानून हो, यूनिफॉर्मिटी हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि कांग्रेस कब हल्ला मचाती है, ये तब हल्ला मचाते हैं जब यूनिफॉर्मिटी की बात होती है। और इनके लिए सबसे सेक्युलर क्या है कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। इनके लिए सबसे सेक्युलर क्या है? जब ये रिजर्वेशन की बात वर्ग के लिए संगीता जी, नेहा जी प्लीज। पर मैं ठीक है, देखिए प्रशांत जी, मैं पूरे मैं आ रहा हूँ आपके पास, देवश्री माली जी के पास जाऊंगा। ये जिस तरीके से डिस्टर्ब कर रही थी पूरे डिबेट में, मैं इसको आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा कोई सेंस नहीं है, पूरे समय मेरे साथ बोल रही थी। ठीक है, दोबारा देवश्री माली जी, प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने संगीता जी प्लीज, संगीता जी कृपया, संगीता जी शांत हो जाएं। संगीता जी आ रहा हूं, संगीता जी सुन लीजिएगा। देवश्री माली जी, ये केवल सरकार की बात है क्या भाई? जब शाह बानो का मामला जब उठता है तो ठीक है, उससे एक बात और होती है, जब वहां तब भी कोर्ट ने अपील की थी कि भाई समान नागरिक संहिता की ओर आप आगे बढ़िए। कोशिश तो तब से होनी चाहिए थी। नहीं, देखिए, राजनीतिक दल है, अनुकूल परिस्थितियों के लिए, या राजनीति कोई वैराग्य नहीं है। राजनीति भी एक तरह का एक व्यापार, तो अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन लाभ हानि के गणित के हिसाब से ही सब कुछ किया जाता है और फिर अपनी राजनीतिक ताकत के हिसाब से भी किया जाता है कि कब वो इस स्थिति में है कि नहीं है ना। तो अब निश्चित तौर पर जब बाकी इनके एजेंडे के काम इन्होंने कर दिए हैं तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा था कि अब वो सिविल यूनिफॉर्म जो है उस पर भी आएंगे और सबको लग रहा था कि कभी ना कभी ये इशू जल्दी से जल्दी लाएंगे। हालांकि ये थोड़ा कठिन काम है। कठिन इसलिए है कि सरकार चाहे तो कर ही सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर सबकी राय लेके करेंगे तो थोड़ा कठिन काम ये है कि भारत जो है ना मेजॉरिटी भी है, बड़ा देश है, क्योंकि जो राज्यसभा में भी जुटाई जा सकती है।
नहीं, मेजोरिटी एक अलग चीज नहीं, बिल्कुल मेजोरिटी एक अलग चीज है, लेकिन जैसा कि हम बात करेंगे कि जो बातें अपन दूसरों के लिए बात करते हैं, हमारे जैसे आदिवासी भाई हैं, जनजाति भाई हैं, दलित भाई हैं, उनके यहाँ भी अपने अपने कुछ नियम कायदे कानून हैं। जैसे बच्चों को लेके है तो उनके यहाँ भी है, शादियों को लेके भी उनके हैं। अब उनको कैसे फेस करेंगे, क्या करेंगे, ये तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट बताएगी और सरकार जब बिल लाएगी तब उस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी तो ये सब काल्पनिक ही है। एक तरह से एक बात प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के लिए देश में छोड़ी है, अभी इसका सरकार से कोई सीधा संबंध है नहीं। जब सरकार कोई बिल लेके आएगी और जब सरकार प्रधानमंत्री जी उस हैसियत से बोलेंगे तो फिर उस पर चर्चा हो सकेगी। अभी उन्होंने जनता के बीच ये इशू लाए हैं कि ये लागू होना चाहिए अलग अलग जगह से, और उनकी पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो ही नहीं, उसकी जो एक लिस्ट है उनके संविधान का पार्टी का, उसमें ये चीजें दी गई हैं। तो अभी वो मुझे लगता है कि जनता की चर्चा के लिए ये रखा गया है। और ये राजनीति में सबसे अच्छी समय यही होता है कि जब चुनाव के समय रखे आप तो उसका आपको लाभ भी मिले। तो मुझे लगता है कि वही इसका पीछे उद्देश्य है। अब इस पर चर्चा होगी। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है देवश्री माली जी। इस बात को मैं जरूर नेहा बग्गा जी के पास लेके जाऊंगा कि भाई बीजेपी नेता के तौर पर यह मसला प्रधानमंत्री ने रखा, प्रधानमंत्री के तौर पर जब रखते तो शायद अलग नजरिए से देखा जाता। लेकिन संगीता शर्मा जी, एक सवाल अभी भी है, 1937-38 के पहले हिंदू एक ही कानून लागू होते थे, एक ही कानून देश भर में चलते थे जो अंग्रेजों के शासन काल में, उसके बाद शरिया आया, अगर इस पर और डिटेल में जाएंगे। दूसरा ये कि 1948 में बाबा साहेब अंबेडकर भी इसके पक्ष में थे, दलीलें रखी गई थी, वो अलग मसला है कि वो नहीं आ पाया कॉमन सिविल कोड। समय, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अब ये भारतीय जनता पार्टी जो है अंग्रेजों की तरह काम करना चाह रही है। ये कह रही है कि हमने जनसंघ के समय किया था, तो भाई जनसंघ ने आजादी में क्या योगदान दिया था। मैं अगर बहुत गहराई में जाना चाहूं तो केवल जनसंघ ने विरोध के अलावा कुछ नहीं किया। इस राष्ट्र को राष्ट्र कहने का अधिकार उनको नहीं है। जनसंघ को छोड़ दीजिए ना, आजादी में किसने क्या किया क्या नहीं किया, कि इन्होंने शुरू से ही विरोध करने का काम किया है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने समय, काल और परिस्थिति के अनुसार संविधान में जब जो संशोधन हुए हैं वो आपके सामने है, इतिहास गवाह है। मैं यहाँ बात कर रही थी नरेंद्र मोदी जी की, जो कल परसों भोपाल आकर और एक ऐसा मुद्दा छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हम ये ध्रुवीकरण कराएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। मैं बता रही 2020 से वक्त कम हो रहा है, माफी चाहूंगा संगीता जी, मैं नेहा जी के पास जाऊंगा। नेहा जी, सवाल मेरा आपसे कि भाई कॉन्सेंसस बना पाएंगे क्या आप? बहुत सारे मसले हैं, इतना सहमति बन पाएगी क्या? 2018 में भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें यही था कि भाई सहमति नहीं है, अभी समय काल अनुमति नहीं देता कि आप इसे लागू करें। आदिवासियों का मसला भी है, नया आ गया इसमें इनपुट। प्रशांत जी देखिए, ये तो इतिहास ने साबित कर दिया है, जब 370 हटा तो कांग्रेस और कुछ दल किस प्रकार से भाषा का उपयोग करते थे, पूरे देश ने समर्थन किया उसका और बहुत अच्छे से आज उसको हटाकर हम चला पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर देश का नागरिक जो राष्ट्र हित में यकीन रखता है वो चाहता है कि उसके लिए संविधान एक जैसा हो, अलग अलग ना हो। किसी एक धर्म पंथ से हमारा संविधान या देश नहीं चल सकता, बल्कि यूनिफॉर्मिटी से चलता है, यूनिफॉर्मिटी से चल सकता है और इसीलिए संविधान बनाया गया। इसीलिए बाबा साहब की मंशा थी कि यूसीसी आना चाहिए और कांग्रेस का विरोध केवल तुष्टीकरण के लिए रहा है और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण के लिए आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर ये निर्णय माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है, वक्त इजाजत नहीं देता है। आम आदमी पार्टी ने जरूर इस पर सैद्धांतिक सहमति दी है, हालांकि बाकी वर्गों से रिएक्शन आना जरूर बाकी, अभी इंतजार करिए। लेकिन कांग्रेस का जरूर स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि आखिर इस पर है क्या, या फिर चुनौती अब इसकी काट ढूंढने की कांग्रेस के सामने रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का, देवश्री माली जी, संगीता शर्मा जी, नेहा बग्गा जी, बहुत शुक्रिया। डिबेट में इतना ही।